प्रिय श्रोताओं, अल्बर्ट टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक एजुकेशन वेब सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, याद होगा आपको, कभी कभी कुछ दीवानी दावे सिर्फ इस कारण से कोर्ट से खारिज कर दिए जाते हैं क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर में दावा दाखिल करने के लिए जो ठहराई हुई मुद्दत है, उस मुद्दत में आपने कोर्ट में दावा नहीं लगाया। श्रोताओं, ये अपने आप में एक ऐसी यूँ कह लीजिए कि प्रोविज़न है जिसको समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और इवन हमारे उन नवोदित वकीलों को जिनके पास में उतना लीगल एक्सपीरियंस नहीं होता एज एन एडवोकेट जितना होना चाहिए, और कभी कभी हमारे हाथों से कोई बहुत बड़ी गलती, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक दावे को ड्राफ्ट करते समय हो जाती है। द पॉइंट टू बी ब्रॉट होम इज़ whenever you file a suit, you ought to see to it that your plan discloses that your claim is very much within the prescribed period of limitation. हमारे यहाँ पर एक कायदा है द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये कायदे के अंदर में विभिन्न प्रकार के दावों को दाखिल करने के लिए एक तयशुदा मुद्दत बताई गई है, और ये मुद्दत कहीं 3 साल है, कहीं 12 साल है, कम ज़्यादा। लेकिन ये मुद्दत का ध्यान रखना और इस मुद्दत के अंदर में अपना दावा न्यायालय में दाखिल कर देना, ये वादी का परम कर्तव्य बन करके रह जाता है। हमने अच्छे खासे दावे, मेरिटोरियस सूट, ऐसे दावे जो गुणवत्ता से भरपूर थे, ऐसे क्लेम्स को सिर्फ लिमिटेशन के कारण से डिसमिस होते हुए देखा है। और ये अपने आप में यूँ कह लीजिए कि हमारे लिए जहाँ एक सोचने की घड़ी है, वहीं पर हमें कहीं ये भी समझना होगा कि आखिर इस कायदे की उपलब्धि क्या है जो इस बात को अनिवार्य कर देता है कि दावा ठहराई हुई मुद्दत में ही दाखिल होना चाहिए, और उसके बाहर अगर आप चले जाएं तो आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा ड्यू टू द फैक्ट दैट यू हैव नॉट अप्रोच द कोर्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दावे के उपलक्ष्य में एक बात और भी ध्यान रखिए। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट कोर्ट पर यह जवाबदारी डालता है कि भले ही प्रतिपक्ष लिमिटेशन का मुद्दा उपस्थित करे या न करे, कोर्ट की अपनी जवाबदारी है कि दावा मुद्दत के अंदर में है या नहीं, इस बात की जांच पड़ताल करे। मैं आपके लिए सेक्शन 3 पढ़ देता हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रीफर्ड एंड द एप्लीकेशन मेड after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। ये तो समझ लीजिए थोड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात कि मेरे प्रतिस्पर्धी ने मेरे दावे को, मेरे अपील को या मेरे एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए लिमिटेशन का मुद्दा उपस्थित नहीं किया है। उसके रिटन स्टेटमेंट में या उसके से में कहीं भी वो ये बात कहता सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरा एप्लीकेशन, मेरा अपील या मेरा सूट आउट ऑफ लिमिटेशन। लेकिन फिर भी कोर्ट पर यह जवाबदारी डाल दी गई है कि कोर्ट स्वयं यह बात देखे कि वेदर द सूट इज़ और द प्रोसीडिंग्स इज़ विद इन लिमिटेशन। तो ये सेक्शन 3 है जिसको बहुत अच्छी तरह से हमारे नवोदित वकील भी समझें, हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी समझें, क्योंकि कोर्ट पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि प्रतिपक्ष अगर लिमिटेशन का मुद्दा उपस्थित करेगा तो ही कोर्ट को इस मुद्दे में जाना है, इस मुद्दे में पढ़ना है। प्रतिपक्ष इस मुद्दे को उपस्थित करे या न करे, सेक्शन 3 के तहत कोर्ट की ये जवाबदारी बन जाती है कि अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर में दावा दाखिल नहीं हुआ है, एप्लीकेशन या अपील दाखिल नहीं हुआ है, तो दावा, अपील, एप्लीकेशन कोर्ट से खारिज कर दिया जाए। मैं कहीं ये बात आपसे शुरुआत में कह रहा था कि आखिर लिमिटेशन एक्ट को कानून का स्वरूप देकर उसको जारी करने के लिए क्या कारण हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। आपकी प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, घुसखोरी से उसे बचाना, इंक्रोचमेंट से उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जवाबदारी। बट इफ़ यू नोइंगली अलाउ योर प्रॉपर्टी टू बी यूसर्व्ड बाय दोज हु हैव नथिंग टू डू विथ योर प्रॉपर्टी, तब कहीं आप ये संकेत देते हैं कि भाई आपकी इस घुसखोरी से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और अगर ये घुसखोरी का अमल अगले 12 बरसों तक जारी रहता है आपकी आंखों के सामने, आप उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करते, 12 बरस तक जो आदमी आपकी प्रॉपर्टी पर आपकी आंखों देखते काबिज हो गया, अनइंटरप्टेड है उसका पोजीशन, to begin with it was unlawful and he continued to be in his unlawful position for next 12 years, आपका मालिकाना हक ख़त्म हो जाता है और कहीं वो घुसखोर को मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। आपने सुना इस बात को और आपको ये बात बड़ी अजीब भी लगी कि एक तो चोर, ऊपर से सीना जोर, और मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी से वंचित रह गया। लेकिन मेरे भाई ये कायदा है, और इस कायदे को आज की तारीख़ में क्या 1963 में भी और 1963 से पहले लिमिटेशन एक्ट का जो पुराना अवतार था, लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लिमिटेशन एक्ट हैज़ बीन देयर एंड दीज प्रोविजंस आर नथिंग न्यू टू लिमिटेशन एक्ट। लिहाजा अपनी राइट को एक्सरसाइज करना और अपनी राइट से अगर आपको किसी ने वंचित कर दिया तो अपने राइट को असर्ट करने के लिए विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड कोर्ट में पहुंच जाना, ये आपकी जवाबदारी है। 12 बरसों तक किसी घुसखोर को आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बने रहता देख रहे हैं, आप किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उसके ख़िलाफ़ में कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे हैं, तब तो कहीं आपके मालिकाना हक़ के ऊपर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और प्रश्न चिन्ह क्या लगेगा? It is just possible that you may lose your ownership right and the person who has taken forcible possession, unlawful possession of your property, may God forbid, the court will recognize him to be the owner of your property by what we call as principle of adverse possession. तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। लिमिटेशन एक्ट अपने आप में आपके मेरिटोरियस सूट को डिफीट करने के लिए एक परिपूर्ण किस्म का बचाव हो सकता है। फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कभी कभी ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में अगर सूट नहीं लगाया गया तो क्या प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ख़त्म होने के बाद में दिरंगाई माफ़ी का कोई एप्लीकेशन करके कोर्ट में दावा लगाया जा सकता है? नाउ नो फॉर द लास्ट टाइम, as far as condonation of delay is concerned, as contemplated in the Section 5 of Limitation Act, it is applicable to application. See over there, Section 5 of Limitation Act. Section 5 कहता है any appeal or any application other than an application under the provisions of Order 21 of CPC. यहाँ कहीं भी सूट का उल्लेख नहीं मिलता आपको। एप्लीकेशन का उल्लेख है, अपील का उल्लेख है, लेकिन दावे का उल्लेख नहीं। पता ये चलता है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में डिले कंडोनेशन की जो प्रोविज़न की गई है ये दावों के लिए एप्लीकेबल नहीं। आप किसी कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि दावा दाखिल करने में मुझे जो दिरंगाई हुई है कोर्ट उसको माफ़ कर दे, भले ही आपके पास में इस दिरंगाई के लिए कोई परिपूर्ण कारण हो। यू मे बी हैविंग अ सफिशिएंट कॉज टू कन्विंस द कोर्ट to entertain your suit filed beyond period of limitation, लेकिन कोर्ट की मुश्किल ये है कि सेक्शन 5 के तहत दावे नहीं आते। सेक्शन 5 के तहत आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। किसी न्याय निर्णय के ख़िलाफ़ में अपील दाखिल करने में अगर कोई दिरंगाई हो गई है तो सेक्शन 5 में कम टू योर रेस्क्यू बट नॉट सूट। हाँ, सूट के बारे में ये ज़रूर है कि सेक्शन 4 से लेकर, बल्कि सेक्शन 4 को ले लीजिए और सेक्शन 4 के बाद में सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 24। सेक्शन 4 जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर समझ लीजिए लिमिटेशन का आखिरी दिन एक ऐसे दिन पड़ गया जबकि कोर्ट की छुट्टी थी, तब तो फिर आपको थोड़ा कंसेशन ज़रूर दिया जाएगा कोर्ट के रीओपन होने तक। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी
जो दीवानी कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, 24 तारीख से शुरू हो गई है और 31 तारीख तक जारी रहेगी। अब अगर मेरा लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन 24 तारीख को पड़ गया और कोर्ट के बंद होने के कारण मैं 24 तारीख को अपना दावा नहीं लगा पाया, तो मैं 1 तारीख को अपना दावा लगा सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट के बंद होने से मुझे दावा लगाते नहीं आया और इसका बाकायदा प्रोविज़न किया गया है सेक्शन 4 में। फिर सेक्शन 5 के बारे में मैंने कुछ बातें आपसे कही। 6 ऑनवर्ड्स अगर आप देख लें तो 24 तक कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जिनके चलते जो प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कोर्ट रिलैक्स करेगा। अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, कोई आदमी है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, उसके उपलक्ष्य में कोई दावा लगाना चाहता था, लेकिन ये आदमी जो है अंडर लीगल डिसेबिलिटी था, माइनर था कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार था। तो ऐसे में तो कहीं ये प्रोविज़न की गई है कि जब तक वो मेजर नहीं हो जाता या जब तक वो अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिकवर नहीं हो जाता, तब तक कि उसके लिए मुद्दत होगी। भले ही फिर 3 बरस गुजर जाएं, 12 बरस गुजर जाएं, प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल जाए। A person under legal disability is having an exemption, so to say, and he is exempted from filing the suit within prescribed period of limitation. But again, once he gets out of that legal disability, he will have to file the suit within the prescribed period. उसके लिए जो prescribed period है वो उस वक्त शुरू होगा जब उसकी लीगल लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, जब उसकी यूँ कह लीजिए कि लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आई स्टैंड करेक्टेड। तो ये कुछ बातें श्रोताओं इस बात को जान लीजिए, लिमिटेशन एक्ट जो है हमारे गुणात्मक दावों की यूँ कह लीजिए कि लास्ट रेस्टिंग प्लेस साबित हो जाता है, दावों का कब्रिस्तान कह लीजिए, या दावों का जो हमारे यहाँ क्रियाक्रम के लिए जो जगह होती है वो, ये है लिमिटेशन एक्ट। अपने आप में एक बहुत ही कठोर किस्म का कायदा, जिसके चलते गुणवत्ता पर बेस्ड आपका दावा सिर्फ इसी कारण से कोर्ट से ख़ारिज कर दिया जा सकता है कि आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में बहुत देर कर दी। तो देर मत कीजिए। अगर वाक़तन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका कोई लीगल राइट कोई आपसे छीन रहा है, तुरंत कोर्ट में चले जाएं और अपना दावा लगाएं। तो ये चंद एक बातें लिमिटेशन एक्ट को लेकर के आज के इस एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आप विजिलेंट रहेंगे अपने राइट्स को लेकर के। यू वोंट बी स्लीपिंग ओवर योर राइट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुनाइट। सी यू नेक्स्ट वीक।